वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति शॉर्ट्स फॉर एवर। और आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं BESE 141 ICT। इस चैप्टर में हम यूनिट 3 कंप्लीट करेंगे आज, ICT और सुरक्षित अभ्यास। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बोलूँगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ICT और सुरक्षित अभ्यास। इसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसमें कंप्यूटर क्या होता है, इसकी सॉफ्टवेयर, इसके बचाव कैसे करने हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कैसे होता है, तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, परिचय इसका। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 में हमने ICT की अवधारणा और इसके शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया और संचार के लिए इनका उपयोग कैसे किया जाता है इस बारे में पढ़ा था। आप समझ गए होंगे कि ICT में कंप्यूटर सबसे अहम भूमिका निभाता है। उपयोग किए जाने वाला एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है। साथ ही टैबलेट, लैपटॉप, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, LCD, प्रोजेक्टर, विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो ICT के लिए उपयोग की जाती हैं। आपने पहले वाली यूनिट में देखा था, पहली और दूसरी में, उसमें कंप्यूटर, टैबलेट और प्रोजेक्टर इन सब का ज़्यादा यूज़ दिखाया गया था और कैसे इन्होंने ICT पे अपना पूरा वितरण कर रखा है वो बताया गया था। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर के उपयोग और प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए इस यूनिट में कंप्यूटर के विभिन्न पहलुओं जैसे कि कंप्यूटर के घटक, उनका उपयोग, नुकसान से कंप्यूटर की सुरक्षा कैसे की जाए और आदि के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें इंटरनेट का उपयोग पर भी बात की जाएगी और शिक्षा और छात्रों के बीच आम है। इंटरनेट से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इनके उद्देश्य दिए गए हैं, आपने पढ़ना है। कंप्यूटर मूल तत्व इकाई, कंप्यूटर मूलभूत तत्व, ठीक है, इस बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आपने देखा होगा कि शिक्षक और छात्र शिक्षण अधिगम से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा जो टीचर होता है वो कंप्यूटर और लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन इन सब का कुछ ज़्यादा यूज़ करता है। क्यों यूज़ करता है? कोई वीडियो तैयार करनी पड़ती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, कोई उससे रिलेटेड काम करना होता है, तो उसमें ज़्यादातर वक्त व्यतीत करते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षक विभिन्न डिजिटल शिक्षण अधिगम संस्थानों जैसे वीडियो प्रोग्राम, ग्राफिक्स, अवधारणा, मानचित्र आदि को विकसित करने के लिए कंप्यूटर का भी उपयोग करता है। डिजिटल संसाधनों को विकसित करने के लिए विभिन्न अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। हमने इकाई 1 में विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर भी चर्चा की थी, जैसे छात्र डिजिटल अधिगम के संसाधनों के प्रयोग तथा अपने शिक्षकों और साथियों से जुड़ने के लिए ईमेल, चैट आदि जैसे ICT उपकरणों के माध्यम से कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं वो किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट के लिए अपने फ्रेंड को ईमेल या चैट के थ्रू बातचीत करते हैं, तो वो भी एक माध्यम आता है इसमें। चर्चा मंच साधनों की मदद से चर्चा में भाग लेने, SMS, ऑफिस, गूगल डॉक्स आदि जैसे पाठ संपादन और सॉफ्टवेयर की मदद से असाइनमेंट और विभिन्न प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो इग्नू है, इग्नू में क्या असाइनमेंट सबमिट होते हैं, तो जब बच्चे जो है ना, अधिकतर बच्चे यूट्यूब की हेल्प से जो है अपने असाइनमेंट्स बनाते हैं। तो एक ये रीज़न कर सकते हैं इसमें, और अपने जो होता है रिलेटेड, अपनी स्टडी से रिलेटेड भी कंप्यूटर का भी ज़्यादा अधिकतर यूज़ करना पसंद करते हैं। आपने अपने व्यक्तित्व और व्यावसायिक जीवन में विभिन्न उद्देश्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया होगा। आपने अपने जीवन में ज़्यादातर कंप्यूटर का यूज़ भी किया होगा। किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, कोई भी चीज़ खोजने के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप का यूज़ किया जाता है। क्या आपने कभी कंप्यूटर के घटकों पर ध्यान दिया है? आप में से कुछ के लिए यह उत्तर शायद नहीं हो सकता है।
भले ही आपने डेस्कटॉप, स्क्रीन, माउस, कीबोर्ड आदि देखे होंगे, आप में से कई लोगों ने कंप्यूटर के घटकों यह कैसे काम कर रहे हैं, अगर यह काम नहीं कर रहे हैं तो क्या करें आदि के बारे में सुना होगा। आपने देखा होगा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के साथ बहुत सारी चीज़ें जो CPU हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो ये कैसे यूज़ कर रहे हैं उस बारे में बताते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आपको कंप्यूटर और उसके घटकों के बारे में पता होना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे रिलेटेड भी यहाँ पर बताया गया है, उस बारे में पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए दो संख्याओं को जोड़ने के लिए सबसे पहले उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में डेटा को डालना होता है। ठीक है, फिर उन संख्याओं को संसाधित किया जाता है और आउटपुट उत्पन्न होता है। यहाँ पर देखिए हार्डवेयर और आइए हम कंप्यूटर के घटकों के विषय में और पढ़ते हैं। और कंप्यूटर के दो प्रमुख घटक होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आपने याद रखने के कंप्यूटर के कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर भी आते हैं पॉइंट्स, तो वो भी याद रखने हैं। तो यहाँ पे पहले क्या पढ़ेंगे हम? हार्डवेयर क्या होता है उस बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो पढ़ेंगे। फिर सॉफ्टवेयर क्या होता है उस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम किस बारे में पढ़ते हैं? हार्डवेयर। देखिए यहाँ पे हार्डवेयर क्या होता है इस बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे देखिए कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इन दो पहले हम पढ़ेंगे हार्डवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर के उन हिस्सों, आंतरिक और बाहरी दोनों से है, जिन्हें देखा और छूकर महसूस किया जा सकता है। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर के वे हिस्से होते हैं जो अंदर वाले और बाहर वाले, जिन्हें देखा भी जा सकता है और उनको छूकर महसूस भी किया जा सकता है। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम का भौतिक और दृश्यमान घटक होता है। इस प्रकार मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, मदरबोर्ड आदि हार्डवेयर हैं जो बाहरी रूप से हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर में आते हैं सारे। हार्डवेयर के भी विभिन्न भाग होते हैं, उस बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU कंप्यूटर का क्या होता है? मस्तिष्क होता है, हेड होता है। CPU इनपुट प्राप्त करता है, संसाधित और आउटपुट उत्पादित करता है। CPU में मदरबोर्ड, रैम, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम शामिल होते हैं। ठीक है ना। CPU क्या होता है? कंप्यूटर का हेड होता है, मस्तिष्क होता है। ये इनपुट प्राप्त करता है और संशोधित और आउटपुट उत्पादित करता है। CPU में मदरबोर्ड, रैम और इसमें आपका रोम शामिल होते हैं। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र की सहायता से आप देख सकते हैं, ये CPU दे रखा है, यहाँ पर ये CPU दे रखा है और इसको हम जो है ना, इसे हम देख तो सकते हैं, फील भी कर सकते हैं छू के। तो ये किसके अंदर आता है? हार्डवेयर के अंदर आता है। ये रैम दे रखी है। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट हार्डवेयर डिवाइस है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर को डेटा, जानकारी प्रदान की अनुमति देता है। जबकि देखिए इनपुट ये क्या होता है? एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर को डेटा यानी कि जानकारी प्रदान करने, भेजने, सम्मिलित करने की अनुमति देता है, जो सबको परमिशन देता है। ठीक है, परमिशन से। वहीं आउटपुट डिवाइस वह हार्डवेयर डिवाइस होता है जिनका उपयोग कंप्यूटर द्वारा संसाधित डेटा को परिणाम और प्रदर्शित करने, प्रोजेक्ट करने या भौतिक रूप से पुनः प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इनपुट डिवाइस में से कुछ कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन आदि, और आउटपुट डिवाइस में से मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर ये आते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस में से आपका कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन होता है,
ये सब एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। और आउटपुट में आपको मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर ये सारे आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दे रखा है इनपुट और आउटपुट का, कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। इनपुट के अंदर कीबोर्ड हो गया, आपका जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, ये सारे आते हैं। वहीं आउटपुट के अंदर आपका आता है प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, है ना, स्क्रीन हो गई, हेडसेट हो गया, हेडफोन हो गए। तो ये सारे आपके इनपुट के अंदर आते हैं। इससे रिलेटेड आपका अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं अपने पेपर में। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है मेमोरी, संग्रहण डिवाइस। मेमोरी कोई भी कंप्यूटर बाह्य डिवाइस जो डेटा को संग्रहित करता है, जो डेटा को संग्रहित यानी कि इकट्ठा करता है और आगे के उपयोग के लिए इसे फिर से पुनर्प्राप्त कर सकते हैं, उसे आमतौर पर संग्रहण या मेमोरी के रूप में जाना जाता है। मेमोरी क्या होती है, किसी भी हम क्या करते हैं मेमोरी में, फ़ोटो हो गया, वीडियो हो गया, ये सब सेव करके रखते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए तो ये सब सेव ही तो करके रखते हैं ताकि हमारे फ्यूचर में काम आए। सेम यहाँ पे वही काम होता है। कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती हैं, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीय मेमोरी। ठीक है, प्राथमिक संगणन सीपीयू द्वारा प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है। तो कुछ उदाहरण है रैम, रोम आदि। वही मतलब फर्स्ट मेमोरी में आपका, ठीक है, आपका एग्जांपल दिया है फर्स्ट मेमोरी का रैम, रोम। ठीक है, और द्वितीय में आता है आपका सीपीयू द्वारा प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं होते। उदाहरण के लिए हार्ड डिस्क, सीडी, यूएसबी आदि। इसका मतलब यह है कि जो फर्स्ट संगणन है जिसमें जो होता है ना सीपीयू मतलब अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, सीपीयू जो होता है सीपीयू द्वारा प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है, तो उसके एग्जांपल तो रैम और रोम। वहीं द्वितीय में क्या होता है कि सीपीयू द्वारा प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं, तो वहीं हार्डवेयर हो गया, डिस्क हो गया, सीडी हो गया। तो ये सब उसमें आते हैं। फिर आता है पोर्ट। पोर्ट इंटरफेस या कंप्यूटर और इसके बाह्य उपकरणों के बीच संपर्क का एक बिंदु है। पोर्ट आंतरिक और बाह्य होता है। पोर्ट जो होता है वो आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। इनके कुछ उदाहरण में मॉनिटर पोर्ट, माउस इनपुट पोर्ट, ऑडियो और इनपुट पोर्ट और यूएसबी पोर्ट होते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये पोर्ट होते हैं। ठीक है, पीछे वाले इसमें कुछ प्लग करते हैं मैं भी। ये बाह्य भी होता है और आंतरिक भी होते हैं। ये कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों के बीच संपर्क करते हैं। पोर्ट इंटरफेस या कंप्यूटर और उसके बाह्य उपकरण, ठीक है, उससे क्या है संपर्क बनाते हैं। उदाहरण के लिए मॉनिटर पोर्ट, माउस हो गया, इनपुट हो गया पोर्ट, ऑडियो इनपुट पोर्ट और यूएसबी पोर्ट। आपने देखा होगा कंप्यूटर में ऐसा होता है पीछे। पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर ऐसा भाग है जिन्हें देखा नहीं जाता लेकिन कंप्यूटर को कार्य करने के लिए आवश्यक रूप से अवश्य है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसे देखा नहीं सकते, विजिबल नहीं होता, लेकिन ये कंप्यूटर के लिए काम करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। यह भी कहा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर निर्देश एक समूह है जो हार्डवेयर को कार्य के एक विशिष्ट समूह और क्रियान्वित करने में सक्षम होता है। इसलिए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर शुरू करने, वर्ड डॉक्यूमेंट या इमेज आदि तैयार करने के लिए अपेक्षित है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसी भाषा में तो जाने तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी काम को समाप्त करने के लिए जिस भी चीज़ का उपयोग किया जाता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिंपल भाषा में बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्यों महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर या किसी भी डिजिटल डिवाइस को अपना काम नहीं डिवाइस अपने आप काम नहीं करता है। ठीक है ना, कोई भी ऐसा डिजिटल डिवाइस नहीं जो खुद काम करे। उसी प्रकार जब आप कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं
वहाँ कुछ निर्देश अनिवार्य हैं जिन पर कंप्यूटर काम करेगा। ऐसे निर्देश जो कंप्यूटर को किसी भी विशिष्ट कार्य जैसे कि इमेज या पावर पॉइंट प्रोजेक्शन बनाना आदि को करने या संपादित करने में सक्षम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसी प्रकार सॉफ्टवेयर वह निर्देश है जो हार्डवेयर के विशिष्ट कार्यों को करने के लिए सक्षम होता है। हाँ, मैं वही जो मैंने बताया कि किसी भी काम को ख़त्म करने के लिए जिस भी चीज़ का यूज़ किया जाता है वो सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जैसे उसने कंप्यूटर को ऑन करा, कंप्यूटर कैसे काम, तो वहाँ पे जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो पहले क्या होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर वहाँ पे बस पहले निर्देश आ जाते हैं कि कंप्यूटर किस किस से रिलेटेड काम करेगा, वो वाला। सॉफ्टवेयर को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहली श्रेणी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम को संचालित करने के लिए आवश्यक है। सॉफ्टवेयर क्या आता है, कंप्यूटर के सिस्टम को चलाने के लिए आवश्यक होता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे MS, विंडोज़, मैक OS, लिनक्स, उबंटू, है ना, ऐसे आते हैं। डिवाइस ड्राइव जैसे वॉइस ड्राइवर, मदरबोर्ड ड्राइवर, साउंड कार्ड ड्राइवर, USB ड्राइवर, फर्मवेयर जो रोम में अंतरित सॉफ्टवेयर है। मतलब कहने का यहाँ पर क्या तात्पर्य है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए तो उपयोग है ना, उसके साथ ही कंप्यूटर को चलाने के लिए भी उपयोगी है। और इसके अंदर ऐसे बहुत सारे नाम दे रखे हैं जो कंप्यूटर के अंदर इसका महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है ना। फिर है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो उपयोगकर्ता को एक विशिष्ट मतलब कोई भी चीज़ बनाने में सक्षम बनाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है वो कंप्यूटर पर बैठ के काम करता है ना, जिसमें वो वीडियो बनाने या कोई रिकॉर्डिंग करने या इमेज बनाने में जो तो हेल्पफुल होता है, वो अच्छी तरह बनाते हैं। यही शिक्षा के उसमें भी इस संदर्भ में सॉफ्टवेयर काम आते हैं, ठीक है। जैसे गूगल क्रोम, इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे ऐप्स। यहाँ पे देखिए फिर आगे दे रखा है इनके इस बारे में। इस सॉफ्टवेयर को फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, आप इनको पढ़ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि जो इम्पोर्टेंट लगेगा हम उसी बारे में बात करेंगे। तो आगे चलते हैं। शिक्षा में इंटरनेट। देखिए शिक्षा में इंटरनेट से क्या तात्पर्य है कि देखिए जो एजुकेशन है, एजुकेशन में इंटरनेट का फैलावा क्या है, बहुत ज़्यादा हो गया है। किसी भी चीज़ को करने के लिए अधिकतर लोग जो होते हैं ना, डिपेंड किस पर होते हैं, इंटरनेट पे होते हैं। तो हम इस बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां आप YouTube पर एक वीडियो प्रोग्राम का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप देखना चाहते हैं। आप किसी भी डिजिटल कोर्स से ई-टेक्स्ट डाउनलोड करने के बारे में भी सोच सकते हैं। आप यह भी जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया टूल जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक आदि की मदद से अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ संदेश साझा किया जा सकता है। मैंने बताया कि इंटरनेट का फैलावा हो चुका है और आपने देखा होगा हम किसी से बातचीत करने के लिए, किसी को भी कुछ सेंडिंग करने के लिए फ़ोटो वगैरह, हम अधिकतर यूज़ किसका करते हैं, इंटरनेट का होता है। फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इससे अपने दोस्त और परिवार के लोगों से बातचीत करने के लिए करते हैं। यदि हमें आप कुछ भी वीडियो देखनी होती है एजुकेशन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो हम उसको यूट्यूब या गूगल पर सर्च करके कोशिश करते हैं उसको देखने की। तो यही चीज़ बताया गया है कि इंटरनेट का फैलावा कितना हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले हम इंटरनेट का अर्थ पढ़ते हैं। आजकल किसी भी अन्य देश में रहने वाले किसी भी विशेषज्ञ द्वारा दिए गए व्याख्यान को देखने और सुनना संभव है। इसी तरह कोई भी देश के अंदर या बाहर स्थित किसी भी शिक्षण संस्था की वेबसाइट तक पहुंचा जा सकता है। आपने देखा होगा कि जो कंपनियां होती हैं या कोई भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म होता है, उसका लिंक बन जाता है ना, और उस लिंक पर क्लिक करते ही हम उस बारे में पूरी चीज़ नॉलेज निकाल लेते हैं। जैसे हम इंडिया में हैं और हमें किसी और अदर स्टेट उसका निकालना होता है, तो उसके कोई भी वहाँ एजुकेशन सेंटर होता है, तो उसकी लिंक या गूगल पे सर्च करके हम उस बारे में पूरी नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं। यह भी संभव है कि हमारे किसी अन्य देश में रहने वाले विशेषज्ञों को ईमेल भेजा जा सकता है। ये सभी गतिविधियाँ संभव हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम जुड़े हैं। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के ऐसे परस्पर जुड़े नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि इंटरनेट जो होता है ना, सभी कस्टमर उपकरण, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन आदि का नेटवर्क है। और ये जो मोबाइल हो गया, कंप्यूटर, टैबलेट, ये सब इंटरनेट के तो दुनिया के वो हैं, और इंटरनेट के बिना ये कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ बताया गया है इसमें। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर नेटवर्क भी जो होता है वो बहुत टाइप के होते हैं नेटवर्क। तो पहला है पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि पैन। नेटवर्क एक सरलतम रूप पैन है। पैन एक व्यक्ति के अंतर्गत औसतन 10 मीटर की सीमा के भीतर व्यवस्थित एक नेटवर्क है। पैन में व्यक्तिगत कंप्यूटिंग उपकरण जैसे डेस्कटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन डिवाइस आदि जिन व्यक्ति का उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा जो ये पैन है, पैन है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, और नेटवर्क का सरलतम रूप पैन है। पैन एक व्यक्ति के अंतर्गत औसतन 10 मीटर की सीमा के भीतर जो अंदर आता है एक नेटवर्क होता है, जो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल डिवाइस इन सब के लिए उपयोग करने के लिए ईजीफुल होता है। ठीक है, फिर आता है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। अगला नेटवर्क प्रकार लैन है। लैन कंप्यूटर का एक समूह है। ठीक है, कंप्यूटर का क्या एक होता है, ये समूह होता है जो एक छोटे से क्षेत्र जैसे कि एक इमारत हो गया, एक कार्यालय हो गया में ईथरनेट केबल का उपयोग करके जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए कहें कि किसी भी कार्यालय में जब विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम जुड़े हुए होते हैं तो वहाँ लैन है, और लैन में डेटा स्थानांतरण अत्यधिक तीव्र होता है। लैन से मतलब ये होता है, ये क्या होता है, कंप्यूटर का एक समूह होता है जो छोटे से क्षेत्र में आता है। जैसे कि कोई ऑफिस होता है, वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, वहाँ पे लोग कंप्यूटर पे अधिकतर टाइम स्पेंड करते हैं काम करके। तो वो जो कंप्यूटर का जो सिस्टम्स होते हैं ना, वो साथ है उनसे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, लैन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेन। नेटवर्क का अगला स्तर मेन है। एक मेन नेटवर्क है जो भारतीय नेटवर्क बनने के लिए विभिन्न लेन को आपस में जोड़कर बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करता है। मेन का मतलब क्या है, ये लेन होते हैं ना, जो लेन उनको जोड़ के रखता है आपस में, जिससे बहुत अच्छा नेटवर्क कवर होता है। मेन में विभिन्न लेन एक टेलीफोन एक्सचेंज लाइन के माध्यम से जुड़े होते हैं, और एक विश्वविद्यालय या कॉलेज के विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम जब जुड़े होते हैं तो ये मेन एक उदाहरण है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि लेन को जोड़ कर एक मेन बनाया जा सकता है, और ये स्कूल और कॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है एक बाद में। फिर आता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि वेन। कंप्यूटर नेटवर्क का उच्चतम स्तर कौन सा होता है, वेन होता है। वेन में टेलीफोन लाइन, फाइबर ऑप्टिक्स केबल या उपग्रह लिंक्स का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट वेन का सबसे बड़ा रूप माना जाता है। कंप्यूटर में जो होता है ना, कंप्यूटर के अंत संबंधों को इंटरनेट कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इंटरनेट जो होता है ये क्या होता है, लाइव व्याख्यान, मतलब कोई भी चीज़ लाइव करने के लिए, वेब करने के लिए, रेडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए, ईमेल या सोशल मीडिया पर कुछ सर्च करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोग, और जानकारी साझा करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। प्लस ये सीखने के क्षेत्र में भी हेल्पफुल होता है।
ये देखिए यहाँ पर दे रखा है कि आईसीटी का उपयोग और उसके मुद्दे। पहला आता है स्वास्थ्य मुद्दे। स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे कैसे हो सकते हैं कि जैसे हम लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट इन सब का ज़्यादा टाइम तक यूज़ करने से ना हमारी आँखों पे जो होता है जोर पड़ता है और हमारे कंधे, कमर और हम सिर दर्द होने लगता है, नींद आने लगती है और बैठे बैठे क्या होता है मोटापा बढ़ने लगता है। तो ये सारे स्वास्थ्य मुद्दे आ जाते हैं इसमें, ठीक है। स्क्रीन को देखते देखते हमारा सिर दुखने लगता है, आँखें दुखने लगती हैं, आँखों से पानी आना। तो ये सारी डिजिटली रूप से जो होती है हमारे स्वास्थ्य पे भी असर करती हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आपका स्वास्थ्य मुद्दे हो जाता है। फिर आपका आता है दूसरा नैतिक मुद्दे। नैतिक मुद्दे क्या होते हैं, इसमें क्या होता है हर किसी के पास अपना नैतिक दर्शन होता है जो उन्हें सही और गलत के बीच चयन करने में मार्गदर्शन करता है। सबका अपना अपना तरीका होता है वो क्या सच है क्या गलत है वो पता करने का, जो बदले में उनके व्यवहार को प्रदर्शित भी करता है और अच्छा जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन भी देता है। इसे नैतिकता कहते हैं। जीवन के नैतिकता का पालन करने में व्यक्ति विशेष और सामान्य रूप से समाज का लाभ होगा। और डिजिटल उपकरणों का प्रयोग करते समय प्रत्येक व्यक्ति कुछ सदाचारों का पालन करता है जिसे कंप्यूटर नैतिकता कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि देखिए हम यह भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर नैतिकता उन प्रक्रिया, मूल्यों और मानदंडों से संबंधित है जो किसी भी व्यक्ति, संगठन या इकाई के नैतिक मूल्यों और विश्वासों को नुकसान पहुंचाए बिना, उल्लंघन किए बिना कंप्यूटर तकनीकी और संबंधित विषयों का उपयोग कर नियंत्रण करता है। हम उदाहरण पर चर्चा करें तो कोई दूसरे के ईमेल और यूज़र नेम और पासवर्ड का प्रयोग करता है। आपने देखा होगा कि आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं, राइट्स होते हैं जिनका हमें उल्लंघन नहीं करना होता है, ठीक है। तो उसको ठेस पहुंचाए बिना यदि हम कोई कंपनी का काम कर रहे हैं तो सच्ची मेहनत से करें, नैतिकता से करें, बिना कंपनी का लॉस कराए बिना, ऐसा, ठीक है। और वहाँ पे कोई भी ऐसा अगर हम किसी के ईमेल या यूज़र का या किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि उसका मिसयूज़ वगैरह करें, ऐसा होता है। फिर आता है कानूनी मुद्दे। कानूनी मुद्दे में क्या आता है, डिजिटल उपकरणों के उपयोग से जुड़े। जैसे कि आप जानते हैं आजकल इंटरनेट दैनिक जीवन और शैक्षिक अधिगम की प्रक्रियाएं बहुत आम है। इंटरनेट का उपयोग कभी कभी एक व्यक्ति को अनैतिक गतिविधि में शामिल होने के लिए उकसाता है। आपने देखा होगा कि साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर अपराध के उसमें भी इंटरनेट जहाँ अच्छा भी होता है वहाँ पर गलत यूज़ में भी लेते हैं लोग लेते हैं गलत यूज़ में, ठीक है। जहाँ इंटरनेट अपनी भूमिका अच्छी निभाता है कुछ लोगों के लिए, वहीं दूसरे लोग उसका गलत यूज़ करने लग जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी ये होता है, ठीक है। प्लस इसमें क्या आता है, अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, यदि आप किसी भी चीज़ का मिसयूज़ करने लग जाएंगे तो आपके ऊपर ही तो सारा हो जाएगा कि हाँ आपने ऐसा ऐसा किया। तो उसके लिए सोशल मीडिया पर शर्मनाक तस्वीर पोस्ट करना, संदेश साझा करना, प्लेटफॉर्म ऐसे ऐप्स का हानिकारक यूज़ करना, आप किसी को भी अपनी फ़ोटो भेजना और उसका मिसयूज़ कर दे तो आप कुछ नहीं पता चलता, तो वो सारा चीज़ इसमें आता है कानूनी मुद्दे में। इसमें देखिए आईसीटी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है, तो आप इसमें इससे रिलेटेड मुद्दे डाल सकते हैं अगर आता है आपके एग्ज़ाम में। फिर आता है सामाजिक मुद्दे। सामाजिक मुद्दे क्या होते हैं, डिजिटल उपकरणों में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट आदि के उपयोग से सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। आजकल लोग आमतौर पर मोबाइल उपकरण का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार कार्यालय और कार्यस्थल पर कंप्यूटर और लैपटॉप बड़े पैमाने पर यूज़ होते हैं। आपने देखा होगा ट्रेन या बस में सफ़र करने वाले लोग अपने मोबाइल फ़ोन में व्यस्त रहते हैं। घर पर भी मोबाइल उपकरणों का प्रयोग करते हैं। मोबाइल उपकरणों के गंभीर निकट में एक संपर्क टूटना होता है। यदि आपको याद हो तो कि शुरुआती दिनों में पत्र या लैंडलाइन फ़ोन संचार साधन थे। आज हमारे मैसेजिंग और चैट के बड़े पैमानों पर संचार के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए मौखिक संचार कम, इलेक्ट्रॉनिक संचार अधिक हो गया है, ठीक है। आपने देखा होगा कि मोबाइल आपने जैसे फैमिली में रहते हैं तो क्या होता है,
घर के सदस्य अधिकतर मोबाइल चलाते रहते हैं, जिससे उनके परिवार के साथ बातचीत नहीं हो पाती है, संपर्क नहीं हो पाता है, उनके रिलेशन ख़राब होने लग जाते हैं। ऐसे पहले क्या होता था, लोग पत्र लिखते थे या लैंडलाइन पर बातचीत करते थे, लेकिन अब क्या होता है, लोग दूर रह के मैसेजिंग या चैट पे बात कर लेते हैं। ठीक है। और आपने ट्रेन वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे देखते होंगे कि फ़ोन पे लोग ज़्यादातर अपना टाइम पास करते रहते हैं। तो एक चीज़ वो होता है, इसमें समाज के मुद्दे में आता है ये सब चीज़। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो का एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको उसका क्या पार्ट अच्छा लगा, क्या आपको समझ नहीं आया, जिससे हम और इम्प्रूवमेंट कर सकें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।